हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज फिर से हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे कैपेसिटर का दो वीडियोस आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2। तो आज कैपेसिटर 3 डिस्कस करेंगे। उसी तरह से मल्टीपल कैपेसिटर सर्किट्स में आज थोड़ा सा कुछ और डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आज जो डिस्कस करना है वो कुछ इस तरह का है कि अगर मान लो मेरे पास इस तरह का एक नेटवर्क है, बहुत सिंपल सा नेटवर्क। यहाँ अप्लाइड सोर्स लगा हुआ है, लेकिन अब यहाँ क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं और ये C1, C2, C3, C4 कैपेसिटर वैल्यू कुछ दे देते हैं, C, 2C और इधर कर देते हैं 2C एंड 4C। ये दोनों पॉइंट के बीच में एक स्विच लगा हुआ है जो कि इनिशियली ओपन है, एंड लेट दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सोर्स गिवन। समझ रहे हो ये डायग्राम को? अच्छा, अब देखो हम लोगों को पता करना है पहला पार्ट, व्हेन switch S is open then find VAB। A से B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये पूछ रहा है, कब? जब स्विच ओपन है। तो बहुत ध्यान से देखो, जब स्विच ओपन है तब A और B के बीच में कनेक्शन नहीं है, ये ओपन पाथ है, यानी कि चार्ज जो है वो नाइदर A टू B नॉर B टू A किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ कि Q be the net charge drawn from the source due to this arrangement, then charge will be simply branched into two parts as Q1 and Q2, and neither Q1 nor Q2 can have its splitting either at A or at B। इसका मतलब Q1 जो है यहाँ C1 और C3 से कंटिन्यू मूव करेगा, Q2 भी C2 और C4 से कंटिन्यू मूव करेगा, और यहाँ फिर से दोनों इस पॉइंट में मिलके Q बन जाएगा। तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पॉइंट को M और इसको N एज्यूम कर लूँ तो C इफेक्टिव और अदर CMN, इसको लिखा जा सकता है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ दिस टू, है ना। तो देखो पैरेलल अरेंजमेंट जब हम लिखेंगे तो यहाँ दोनों में जो सीरीज है वो कैसे लिखेंगे, दैट इट कैन बी रिटन C1 C3 बाई C1 प्लस C3 प्लस इसका जो नेट वैल्यू होगा दैट विल बी एडेड अप विद दिस बिकॉज दिस टू आर पैरेलल, सो दैट विल बी C2 C4 बाई C2 प्लस C4। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, C1 और देखो C1 और C3 का वैल्यू कितना है, C एंड 2C, दैट इज 2C स्क्वेयर बाई 3C प्लस यहाँ 2C एंड 4C दैट इज 8C स्क्वेयर बाई 6C, यही ना होगा। तो यहाँ इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो कितना हो रहा है, इसका सिंप्लीफाई करने से नीचे आ गया 3, तो ऊपर हो गया कितना बोलो, 2 प्लस 4C दैट इज 6C बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2C। 2C हो गया नेट कैपेसिटेंस ड्यू टू this overall arrangement, so therefore charge drawn that must be equal to effective capacitance into applied voltage यानी कि 2CV। 2CV का नेट चार्ज ड्राइंग है जिसमें से हम लोग लिख सकते हैं
Q1 ऊपर वाले ब्रांच में चार्ज फ्लो कर रहा है, ऊपर वाले ब्रांच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना निकला था यहाँ 2C/3, तो 2C/3 इंटू अप्लाइड वोल्टेज तो दोनों ब्रांच में सेम है, बोथ आर कनेक्टेड पैरेलली टू दिस सोर्स, तो यानी कि ये हो गया 2/3 CV। सो देयरफॉर Q2 कितना होना चाहिए, Q माइनस Q1, यानी कि 2CV में 2CV चार्ज में से 2/3 CV को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो हो जाएगा 4/3 CV। तो 4/3 CV इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू C2 एंड C4। तो अगर हम मुझे पूछा जाए कि what are the individual charges stored by the capacitor, so I can answer it. If the charge stored in C1 is asked, then it will be the value of Q1. If the charge stored asked in C3, it will again be the value of Q1. Similarly, the charge stored in C2 and C4 both are equal to Q2, which is equal to 4/3 of CV, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको A to B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A to B, इसका मतलब दिस इज VA माइनस VB। तो A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे VA माइनस VB निकालना है तो A to B का एक कनेक्टेड पाथ को देखो, A to B का कनेक्टेड पाथ ये हो सकता है AMB, और अदरवाइज इट कैन बी ANB, कोई भी एक पाथ को ले सकते हैं, आइदर AMB और ANB। तो VA माइनस VB को आई कैन राइट डाउन दिस इज A to M प्लस M to B। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं A to M जाऊं तो दैट हैज टू बी अ मूवमेंट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज in between M and A. So potential difference while moving from A to M will be negative. That's why it will be minus Q1 by C1, because it is a C1 capacitor connected in between M and A. So that's why it is Q1 by C1 negative, because this order A to M is against the direction of flow of charge through it. Plus that between M to B, here this movement is in favor of the charge distribution that has been shown here, so it will be Q2 by C2। तो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, मुझे Q1 का वैल्यू मिला है that is 2/3 CV by C1 का वैल्यू कितना था C, और माइनस था इधर प्लस Q2 था 4/3 of CV by C2 was 2C। तो यानी कि यहाँ C कटा तो अल्टीमेटली कितना हुआ देख लो, माइनस 2/3 V प्लस 2/3 V यानी 0। तो अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं A to B के अक्रॉस A to B में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, इट इज 0 पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो। यही अगर मुझे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी में पूछ दे कि what charge should flow through the switch, what charge should flow through the switch is after closing it। अगर पूछ रहा है कि इसी सिचुएशन में अगर ये पूछ दे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्विच से फ्लो करेगा अगर जब स्विच को क्लोज कर देंगे, जबकि वो इनिशियली ओपन है, स्विच खुला हुआ है, ओपन स्विच है, तो देखो स्विच में से चार्ज तभी फ्लो करेगा आफ्टर क्लोजिंग इट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन द पॉइंट which are connected by the switch is having some potential difference. In this arrangement, when switch was open, there was no potential difference available between A and B, and that was 0. So that means if without connection potential difference between A and B is maintained 0, okay, then after closing the switch no change of potential difference will take place, because initially what happens whenever two such points which are at different potential are usually connected by a conducting wire, then the existing potential difference turns to be 0 after
closing them, after connecting them. But here A and B are initially having zero voltage, zero potential difference between them. So therefore even after closing the switch, no change of potential difference will take place. तो क्या लिखेंगे? No change of potential difference is possible because initial potential difference is zero. So that means even after closing the switch, the same potential difference zero will be maintained by the network. ठीक है, तो इसको अच्छा से फॉलो करो, नोट इट डाउन फर्स्ट. देखो नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे फॉर अनदर प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम में हम लोग कुछ इस तरह से लेते हैं. मान लो अब सर्किट में ऐसे करते हैं, ये एक कैपेसिटर, अब मान लो यहाँ हमने एक ड्राइविंग सोर्स ले लिया, ठीक है, इधर एक स्विच कनेक्ट किया, यहाँ एक कैपेसिटर डाल दिया, इधर एक कैपेसिटर रखा, यहाँ एक कैपेसिटर रखा, यहाँ एक कैपेसिटर रखा. सो लेट दिस इज बी C1, C2, C3, C4 and this one is C5. let this is be switch C, इसका वैल्यू 2C कर दिया और इसको C रखा. लेट दिस पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V. अब यहाँ पूछ रहे हैं, इस सर्किट में पूछ रहे हैं when S is open find VAB. ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S फाइंड द चार्ज stored in C5 and also find new PD between A and B. समझ में आया? शुरू में A और B के बीच में जो कनेक्टर है, ये पाथ में स्विच है और स्विच ओपन है, और उसी पाथ में एक C5 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू 2C है ना, और ये क्लोज लूप है. तो ऑब्वियस बात है कि जब A और B के बीच में स्विच ओपन है तो C5 के थ्रू चार्ज फ्लो नहीं हो सकता इनिशियली. तो उस कंडीशन में मुझे A to B का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, और फिर पूछा जा रहा है कि अगर स्विच को क्लोज कर देंगे तो तब फिर कितना न्यू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उस केस में थ्रू C5 कितना चार्ज फ्लो करेगा. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देखो इसको वर्किंग कैसे करेंगे. तो पहला इसका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो केस वन का मतलब व्हेन एस इज ओपन, जब स्विच ओपन है तब हमारे पास पूरे सर्किट में A to B का पाथ को अगर छोड़ देते हैं तो जो आउटर लूप है वो क्लोज लूप है, तो उसमें 1 2 3 4 सभी कैपेसिटर सीरीज में है. तो therefore 1/C dash can be written 1/C1 plus 1/C2
प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, यही ना जनरल प्रोसेस। C1 C2 C3 C4 चारों कैपेसिटर सेम इन वैल्यू है तो उसको 4/C कर देंगे, यानी C डैश इज इक्वल टू C/4। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस अप्लाइड सोर्स, यानी कि मैं अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में बात करूं आइडेंटिफाइंग देम एज Mn, तो इसका मतलब M2N में अप्लाइड सोर्स के अक्रॉस सिंगल कैपेसिटेंस वैल्यू व्हेन स्विच इज ओपन इज C/4। सो देयरफॉर चार्ज ड्रॉन, therefore charge drawn, that is Q, this can be written C dash into V, that is CV/4, because C dash का वैल्यू मुझे पता है C/4। तो अगर C/4 का पोटेंशियल कैपेसिटेंस है पूरे सर्किट में और जिसकी वजह से चार्ज ड्रॉन है 1/4 ऑफ CV, तो इसका मतलब है कि M2A, देखो पूरे M2N पूरा लूप घूमेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, मुझे A to B का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ A to B का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस आइदर दिस वे और दिस वे। तो अगर मैं क्लॉकवाइज में अगर इसको कैलकुलेट करूँ क्लॉकवाइज प्रोसेस में पोटेंशियल डिफरेंस, तो तब ये कितना होगा, ये 3 कैपेसिटर का सीरीज दैट इज C/3, तो यानी कि चार्ज Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इज C/3, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इसका मतलब हो गया ये Q है CV/4 और रादर इसको मैं लिख सकता हूँ 3Q/C। अब Q के जगह ये वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो ये हो जाता है 3/4 ऑफ V, ठीक है। तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज का 3/4 वोल्टेज हैज बीन डेवलप्ड हियर बिटवीन A एंड B। इनिशियली C5 हैज नो चार्ज स्टोर्ड, है ना। यहाँ फर्दर लिख सकते हैं क्या कि इनिशियली C5 रिमेन्स अनचार्ज, क्योंकि उस पाथ में कोई फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। ये गया फर्स्ट केस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, अब स्विच को क्लोज कर देना है। स्विच को क्लोज कर देने से A to B यानी कि थ्रू C5 वाला पाथ भी कनेक्ट हो जाएगा। नाउ स्विच S इज क्लोज्ड। स्विच एस जब क्लोज कर दिए तो बिटवीन A एंड B अब देखो 2 पैरेलल ब्रांच बन गया, एक C5 वाला ब्रांच और एक तीनों कैपेसिटर का। तो तब अब होगा न्यू इफेक्टिव कैपेसिटेंस। अब जो न्यू इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, अब वो क्या होगा, देखो ये जो C1 है दैट विल बी इन सीरीज विथ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि लिख सकते हैं 1/CMN। 1/CMN विल बी 1/C1 प्लस 1/CAB। A से B के बीच में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो वैल्यू सीरीज में होगा किसके साथ, C1 का। अब रहा सवाल CAB कितना है, सिंस लिख सकते, देखो सिंस CAB is the parallel combination of these 3 capacitor with this C5, ये तीनों कैपेसिटर का इफेक्टिव वैल्यू कितना था, C/3, that is in parallel with C5 that is 2C, तो ये कितना हो गया 7C/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ CAB। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, ये वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट कर दे तो ये होगा 1/C प्लस 3/7C, यानी कि ये कितना हो जाएगा टोटल बताओ 10/7C। तो यानी कि CMN जो है, द CMN वैल्यू हो गया 7C/10। तो पूरा सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया 7C/10। बात समझ रहे हो।
फाइन। तो न्यू चार्ज अगर हम पूछे कि क्यू डैश द न्यू चार्ज ड्रॉन, तो वो कितना होगा, द न्यू इफेक्टिव कैपेसिटेंस इनटू अप्लाइड वोल्टेज। बात समझ रहे हो? पहले कितना चार्ज ड्रॉन था, 1/4 ऑफ सीवी, अब कितना है 7/10 ऑफ सीवी। अगर हमको पूछे कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच व्हाट इज द न्यू चार्ज ड्रॉन, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ कई बात किया जा सकता है। यहाँ एक बात हो सकता है कि स्विच क्लोज करेंगे, क्वेश्चन ऐसा भी बनता है देखो कि स्विच क्लोज करने के पहले एक चार्ज ड्रॉ हुआ था, स्विच क्लोज करने के बाद फाइनल स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज ये है स्टेडी स्टेट में। तो व्हाट इज द चार्ज ड्रॉन और व्हाट इज द चार्ज न्यू चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग इट, तो तब वो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ दिस, है ना, क्योंकि इतना फाइनल स्टेटस का चार्ज है, इतना इनिशियल स्टेटस का चार्ज था, तो दोनों का डिफरेंस हैज बीन ओनली ड्रॉन आफ्टर जस्ट क्लोजिंग इट। तो हम लोगों को जो पार्ट क्वेश्चन निकालना था कि व्हाट आर द फाइनल चार्ज स्टोर्ड इन C5, तो C5 में जो चार्ज होगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसमें इतना चार्ज ड्रॉ हुआ है एट फाइनल स्टेडी स्टेट, तो हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अलजेब्रिक सम है, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल विल बी द नेट पोटेंशियल। तो हम लोग VAB को ऐसे लिख सकते हैं VMN द अप्लाइड सोर्स माइनस पोटेंशियल अक्रॉस C1, है ना। तो टोटल पोटेंशियल V है और VC1 में होगा द नेट चार्ज, जो न्यू चार्ज हमारा Q डैश ड्रॉ हो रहा है वही Q डैश तो C1 से जाएगा, तो C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा 7CV/10 इंटू डिवाइडेड बाई C, कारण C1 का वैल्यू C है, समझ रहे हो। तो C कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि A to B का न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3/10 CV, समझ में आया। जहां A to B का पोटेंशियल, सॉरी C नहीं होगा 3/10 V, A to B का जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले 3/4 ऑफ V था, अब वो हो गया 3/10 ऑफ V, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि A to B में न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज 3/10 ऑफ V एंड फाइनल चार्ज स्टोर्ड इन C5। तो C5 में तब जो न्यू चार्ज आफ्टर जब इसको क्लोज कर दिए हैं, इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लो Q1 डैश, है ना, तो वो Q1 डैश का वैल्यू हो गया, इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है दैट इज 3/10 ऑफ V है इंटू कैपेसिटेंस 2C, यानी कि 3/5 ऑफ CV। 3/5 of CV is the charge that has been stored by C5, that is of capacitance 2C, which was initially unused, or rather initially uncharged, being due to the switch position was open, but after closing it that part is also getting connected to the closed loop, changing the net effective capacitance of the circuit, and hence the circuit is compelled to draw a new steady state charge which is 7/10 of CV, and due to the change of capacitance as well as the net charge drawn, the PD between A and B that also changes. So we calculated that new PD between AB, and hence we could get the charge that has been stored by this capacitor C5 also, है ना। तो इस तरह से किसी भी एक ब्रांच में अगर एक ओपन स्टेट ऑफ स्विच हो तो उसको क्लोज कर देने से वो पूरा सर्किट में, है ना, इफेक्टिव कैपेसिटेंस को चेंज कर सकता है, और उसके वजह से चार्ज ड्राइंग में भी चेंजेस ला सकता है, और तब क्या होगा कि हर ब्रांच में, हर कैपेसिटर में चार्ज स्टोरिंग वैल्यू पहले की अपेक्षा चेंज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन उसी मैकेनिज्म को, उसी कॉन्सेप्ट को डील करता है ना, इसको फॉलो कर लो।